वेलकम बैक टू द माई चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। इससे प्रीवियस वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था गुडविल की डेफिनेशन के बारे में, गुडविल के टाइप्स के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आपको पता है। ठीक है, गुडविल के जो भी मेथड्स हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि करके, और उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। हियर इट इज। तो हमारे पास जो मेथड्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल 3 मेथड आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके बाद देखो, एवरेज प्रॉफिट के अंदर 2 मेथड आपको पढ़ने हैं। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट में कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है। और कैपिटलाइजेशन में आपको 2 मेथड पढ़ने हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेसिकली आपके मेन 3 मेथड हैं, इसके सब मेथड्स ये दोनों हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ओके, अब देखो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला मेथड वो होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल और वेटेड एवरेज। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, सबसे पहले देखो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का सबसे पहला मेथड हमें पढ़ना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे कि उसका नाम बता रहा है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे सिंपल मेथड यही है। ठीक है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला प्रॉफिट जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आपको जो कैलकुलेट करना है आपको उस पर ध्यान देना है बस। ठीक है, जो कैलकुलेट ही नहीं करना है उस पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में हमेशा ही क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉफिट की। जैसा कि नाम बता रहा है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट से आपका क्या मतलब है? देखो, प्रॉफिट से हमारा मतलब है कि प्रॉफिट यहाँ पर मतलब है हेयर प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए सर? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर? प्रॉफिट आपको पता होगा कि 2 तरीके के होते हैं, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है? जिसमें बहुत सारी आइटम्स इस साल की ऐसी आती हैं जो हर साल नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल आइटम्स। जैसे कि एबनॉर्मल लॉस होना। एबनॉर्मल लॉस का कोई एक एग्जांपल मुझे कमेंट करके बताओ, और एबनॉर्मल गेन का भी एक एग्जांपल मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से। ठीक है, देखो इधर यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब क्या है? हियर प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, एनी एबनॉर्मल गेन, कोई भी एबनॉर्मल गेन और लॉस शेल बी एडजस्टेड टू डिटरमाइन नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपके पिछले साल के प्रॉफिट्स में से कोई भी एबनॉर्मल घटना हुई है, यानी कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है या कोई भी एबनॉर्मल गेन होगा, तो उन एबनॉर्मल लॉस और गेन को आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा? ताकि आपको क्या मिले? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसका मतलब क्या है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ना कि एबनॉर्मल प्रॉफिट। ओके, समझ में आया इतना? अब बात आएगी सर कि नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो चिंता मत करो, उसको भी हम सीखेंगे फटाफट से। चलो आ जाओ, चलो भाई। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। तो सिंपली आपको क्या करना, कुछ नहीं है। आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस गिवन होगा लास्ट ईयर यानी पास्ट ईयर का, सिंपली आपको लिखना है पहले प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब उसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है और उस प्रॉफिट को लिख देना है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद जितने भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं, देख रहे हो, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं या खर्चे हैं, उन सबको ऐड करना है। याद है, जो चीज़ें माइनस होगी उसे क्या करना है? ऐड। और जो चीज़ें प्लस हुई उसे क्या करना है? माइनस। क्योंकि हमें रिवर्स चलना है। हमने पहले लॉस को माइनस किया होगा तो अब लॉस से क्या करेंगे? प्लस। और हमने पहले गेन को प्लस किया होगा तो अब क्या करेंगे? माइनस। क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना है। ठीक है, चलो देखो, कहता है एबनॉर्मल लॉस अगर कोई हुआ है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है बताओ मुझे सर? एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया, चाहे आपका लॉस बाय थेफ्ट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सारी चीज़ें क्या है? एबनॉर्मल लॉस। तो कोई अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो पहले आपने उस एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया होगा, है कि नहीं?
लेकिन अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। अच्छा क्यों करना है ऐड, क्योंकि क्या आपका जो लॉस बाय फायर वो हर साल होता है? सर हर साल तो नहीं होता, तो दिट इज़ नॉट अ रेगुलर एक्टिविटी, ये आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो साल इसी साल हुई है, सिर्फ और सिर्फ हर साल नहीं होती है, उसे आपको माइनस करना पड़ेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल आइटम्स। तो एबनॉर्मल आइटम्स कभी भी प्रॉफिट का पार्ट नहीं होंगी। समझ में आई आपको बात? यस सर, एबनॉर्मल आइटम कभी भी प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा। ओके देखो इधर, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने एसेट बेचा, आपको लॉस हो गया, तो लॉस हर साल होता है क्या? हर साल आप एसेट बेचते हो? नहीं सर, उसे भी क्या कर दोगे, ऐड। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, आपने कोई ऐसा खर्चा किया जो हर साल नहीं होता है, लिखा है ना नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, कौन से होते हैं? जो हर साल नहीं होते, जिनका नेचर रिकरिंग नेचर का नहीं होता है, उसे भी आप ऐड कर दोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू, आपने कोई कैपिटल खर्चा था उसको आपने रिवेन्यू में डाल दिया, मतलब क्या है कि आपने एसेट खरीदी और आपने उसको प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, जबकि उस पर क्या क्लेम होता है, डेप्रिसिएशन क्लेम होता है। तो वो खर्चा नहीं होना चाहिए था, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये भी क्या करते हैं, प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये भी प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। अच्छा ये वाले पॉइंट समझने वाले, अभी मैं इनको समझाऊंगा, आपको टेंशन मत लो। ठीक है, यही अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट है, इनको समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लॉसेस जो हैं वो ऐड होते हैं, इसी तरीके से इनकम सारी की सारी क्या होंगी, लेस होंगी। क्योंकि ये कौन सी वाली इनकम है सर, ये एबनॉर्मल इनकम है जो पहले आपने ऐड कर दी थी और अब आपको माइनस करनी है, क्योंकि आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सारी की सारी एबनॉर्मल इनकम्स माइनस करनी पड़ेंगी, जैसे कि एबनॉर्मल गेन्स, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन रिकरिंग इनकम्स, पार्टनर रेम्यूनरेशन इफ इट इज़ नॉट डिडक्टेड, मतलब आपको पार्टनर को रेम्यूनरेशन देनी थी, पार्टनर को सैलरी देनी थी और आपने सैलरी नहीं दी, तो वो तो नॉर्मल खर्चा है ना, आपको देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, तो एटलीस्ट आपको माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो नॉर्मल खर्चे तो आपको माइनस करने ही पड़ेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना था, आपने पे नहीं किया। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये भी आपके प्रॉफिट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको आपको लेस करना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट को समझते हैं कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझो यहाँ पे देखो, आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यस सर, ये कुछ इस तरीके का ट्रेडिंग अकाउंट होता है आपका। तो यहाँ पर आता है आपका टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, फिर आता है यहाँ पर टू परचेज। ठीक है, लेट से आपका ओपनिंग स्टॉक जो अभी है, अभी कितना है, 500। ठीक है, अभी कितना है, 500, या अभी कितना है, 800। ठीक है, और परचेज जो है वो आपका हो गया है लेट से 1000। ओके, यहाँ पर आता है आपका बाय सेल्स, और यहाँ पर आएगा आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सेल्स आपका है लेट से 3000 और जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका है 300। ठीक है, तो अब आप जब करोगे टोटल, तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा सर, यहाँ पे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कितना, 3 और 300, 3300, 3300 माइनस 1800, बताओ कितना आएगा, माइनस 1800, दैट इज योर 1500, ये आपका आ गया 1500। अब हम एक एक करके इस पॉइंट को समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमें समझना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि आपने अगर प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है, 800। तो अगर मैं इस 800 को कितना कर दूं, 1800 कर दूं, यानी 1000 रुपये से मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया, तो मेरा ये प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, 1000 रुपये से, मतलब मेरा जीपी कितना हो जाएगा सर, इस केस में मेरा जीपी जो है वो हो जाएगा 500। आई एम राइट, आई एम राइट ना, क्योंकि 1800 हो गया आपका प्रॉफिट प्लस 5000 और प्लस 500। ठीक है, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या होता है, रिड्यूस होता है। सिंपली इधर देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक,
अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। इधर देखो, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना है 300। अब मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को चेंज करके कितना कर दूं, अगर इसमें क्लोजिंग स्टॉक को चेंज करके कितना कर दूं 200, तो 3 और 2 कितना हो गया 3200, और 3200 में से मैं माइनस करूँ 1800, 1800 माइनस करूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा सर, मेरा प्रॉफिट आएगा 1400। उस केस में कितना आएगा 1400। मतलब दोनों ही सिनारियों में मेरे प्रॉफिट चेंज हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, है कि नहीं, रिड्यूस हो रहे हैं नहीं हो रहे, यस सर बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है, इधर देखो थर्ड वाले केसेस देखो, जहां पर एबनॉर्मल गेन्स वाली, अगर ये हमारे पर यहाँ पर हमारे प्रॉफिट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और ये करते हैं रिड्यूस। ठीक है, ऊपर वाले रिड्यूस करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं माइनस और उनको ऐड। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। ठीक है, तो मैं अगर देखूं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट कम होगा। बात समझ में आ रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक, यहां समझ लो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच कैसा रिलेशनशिप है सर, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, वहीं पर हम बात करें कि ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है इनवर्स। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब प्रॉफिट क्या हुआ है रिड्यूस, और ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट क्या हुआ है इंक्रीज, जैसे कि यहाँ पर है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट क्या हुआ रिड्यूस, ठीक है, प्रॉफिट अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड प्रॉफिट क्या हुआ रिड्यूस, और क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड प्रॉफिट क्या हुआ इंक्रीज। सिमिलरली वाइस वर्सा इन द केस ऑफ ओपनिंग प्रॉफिट। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमें समझ लिया। अब चलो, अब हम क्वेश्चन करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन, और फिर करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी एक और क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। इफ किसी को अभी भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं वो हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो देखो, कह रहा है अमन परचेज Bhartendu's business with effect from 1st April 2019. It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2-year purchase. तो आपको दे रखा है कितना 2-year purchase of average normal profit of the last 3 years. Profit of Bhartendu's business for last 3 years at 31st March 2018-19 जो भी है दे रखा 19 वर 2017, 18 और 19 3 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। कितना कितना है 1 लाख 1 लाख 10 और 85,000, ये है प्रॉफिट। लेकिन हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1000 में इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन 10,000, 1 लाख 10 है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, और 85,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 सबसे पहले हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल एवरेज के अंदर, सर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले हमें क्या निकालना है सर, सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो
तो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इधर यहाँ पर आ जाओ वर्किंग नोट के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें वर्किंग का पार्ट होता है। तो यहाँ पर आ गए हम वर्किंग नोट में। ठीक है, वर्किंग नोट में सबसे पहले एक कॉलम बनाओ ईयर का, एक कॉलम बनेगा ईयर का। ठीक है, फिर एक बनेगा प्रॉफिट का या एडजस्टमेंट्स का, और फिर बनेगा प्रॉफिट का। ठीक है, टोटल आपके 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले ईयर, एडजस्टमेंट और प्रॉफिट। अब ईयर के अंदर देखो, ईयर हमारे पास कितने कितने साल के प्रॉफिट है, हमारे पास 2017 का प्रॉफिट है, हमारे पास 2018 का प्रॉफिट है, हमारे पास 2019 का प्रॉफिट है। हमारे पास 2007 का कितना प्रॉफिट है सर, 1 लाख। 18 का हमारे पास कोई प्रॉफिट है 1,10,000 और 19 का प्रॉफिट है हमारे पास 85,000। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 2017 वाले प्रॉफिट के अंदर, इसके अंदर एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 10,000 का। तो याद करो एबनॉर्मल गेन हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल गेन पहले क्या हुआ था प्लस, यहाँ पर एबनॉर्मल गेन क्या हो जाएगा 10,000 का माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या है 2018 का प्रॉफिट, 18 का कितना प्रॉफिट मिला है हमें 1,10,000। और इस प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी हमने एबनॉर्मल लॉस माइनस कर रखा, कितना था 20,000। तो एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लॉसेस को ऐड, प्रॉफिट्स को माइनस। तो ऐड 20,000 ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले प्रॉफिट में हमने एक इंक्लूड कर रखा है इंटरेस्ट 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जो रेगुलर नेचर की नहीं होती है, यानी वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं होगा, नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा नॉर्मल वाला। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये आ जाएगा 90,000, ये आ जाएगा आपका 1,30,000 और ये आ जाएगा 80,000। ठीक है, फिर यहाँ पे निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आपका कितना 130 प्लस 90 प्लस 80, दैट इज कॉल्ड 3 लाख। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख। ओके सर, अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, देखो इधर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है 3 लाख रुपीज़ का, अभी हमने निकाला, टोटल कितना है 3 लाख। 3 लाख हम यहाँ डाल देंगे, कितने साल 3 ईयर्स। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया सर, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपीज़। ठीक है, कितना आ गया 1 लाख रुपीज़। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं सर, इसी तरीके से हम गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमारा कितना है 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या है सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 2। हमारा जो गुडविल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ का। आई थिंक इट इज़ क्लियर सबको। ठीक है, कि कैसे आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हैं, बस छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स करनी है और आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपको थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। यस सर, चलो एक क्वेश्चन की तरफ और मूव करते हैं। चलो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लव एंड कुश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एडमिट शुभ, ठीक है, दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, फॉर इक्वल शेयर ऑफ गुडविल टू बी वैल्यूएट एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो लास्ट 4 ईयर का आपको प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, उसका आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2। अब प्रॉफिट देखो कितना दे रखा है 16, 17, 18, 19। 16 का 17,000, 70,000, 17 का 1 लाख, 18 का लॉस है 55,000 का, और 19 का 1,45,000। ठीक है, आपको प्रॉफिट दे रखा है। आगे क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ है। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ये कह रहा है द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलोज। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कह रहा फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016। तो 16 में फर्म को क्या हुआ है एबनॉर्मल गेन। फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर 2017। तो 2017 में हुआ है फर्म को एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, और
थर्ड वाला रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू 50,000 वॉज repairs to car accounting to 50,000 was wrongly debited to vehicles on 1st May 2017. Depreciation was charged on vehicles 10% on straight line method. तो कह रहा है कि रिपेयर्स टू कार की आपने रिपेयर कराई थी और आपने 50,000 रुपये रॉन्गली डेबिट कर दिए व्हीकल अकाउंट के अंदर 1st May 2017 को। डेप्रिशिएशन वो चार्ज ऑन व्हीकल 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बनता है कि उस पर क्या लगता है, डेप्रिशिएशन लगता है। ठीक है, चलो फिर फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो भाई, तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन फटाफट से। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे। सर टेबल कैसे बनेगी, वही वाली, पहले कॉलम क्या बनेगा, ईयर का, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा प्रॉफिट जो भी है, और फिर आ जाएगा एडजस्टमेंट्स, फिर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है भाई, 4 कॉलम आप बना लेना है आपको। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में एक साथ ये दोनों कर दी थी, तो आप एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने साल के प्रॉफिट है, सर 4 साल के प्रॉफिट है। कौन कौन से, सर यहाँ पर हमारे पास 2016 का प्रॉफिट है, 2017, 2018 और 2019। ठीक है, 16 में देखो कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, सर 16 में हुआ है 70,000, 18 में 1 लाख रुपीज़, और फिर 17 में 1 लाख, 18 में आपको हुआ है लॉस 55,000 का लॉस होगा माइनस, और 19 में हुआ है 1,45,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको ये सारे प्रॉफिट दिख रहे होंगे। अब देखो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बताई थी आपको, 2016 में आपको हुआ था एक एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं सर, एबनॉर्मल गेन आपको पता है माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे कितना, 10,000। ठीक है, फिर 2017 में आपको हुआ था एक एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस क्या करते हो, प्लस, तो एबनॉर्मल लॉस होगा प्लस। ठीक है, सिंपल सी बात है। और थर्ड वाला पॉइंट जो था वहां पर वो कह रहा था रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू 50,000 वॉज रॉन्गरली डेबिटेड टू व्हीकल्स। ठीक है, ऑन 1st May 2017 डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन व्हीकल 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आपने गलती क्या करी है, देखो आपने रिपेयर्स कराई अपनी कार की, आपने कार्स क्या कराई, रिपेयर्स कराई। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, कार रिपेयर कराई है आपने, तो कार रिपेयर कराना कौन सा खर्चा होता है, कैपिटल या रिवेन्यू, बताओ मुझे फटाफट से कमेंट करके। कार रिपेयर करना कौन सा खर्चा होता है, कैपिटल होता है, रिवेन्यू होता है, सर कैपिटल होता है, रिवेन्यू होता है, सर ये तो रिवेन्यू होता है। क्या होता है, रिवेन्यू होता है, लेकिन आपने कहाँ पर डाल दिया, कैपिटल में, यानी आपने कार के अंदर ऐड कर दिया था। ठीक है, कार के अकाउंट में डाल दिया था, व्हीकल के अकाउंट में, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसे वापस ऐड करोगे। ठीक है, क्या करोगे, वापस ऐड करोगे, यानी कि पहले आपने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। देखो, तो आपने कैपिटल का खर्चा, आपका खर्चा कैसा था, रिवेन्यू, तो रिवेन्यू खर्चा कहाँ पे जाता है सर, रिवेन्यू खर्चा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपने 50,000 का खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो आपने कहाँ पर डाल दिया था, कैपिटल अकाउंट में, यानी अपने प्रॉफिट लॉस का खर्चा कहाँ पर डाल दिया, कैपिटल अकाउंट में। सबको क्या करना पड़ेगा, 50,000 रुपये और माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो खर्चा किस चीज़ का है, रिवेन्यू का है। समझ में आ रही है, रिवेन्यू खर्चा कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लेकिन आपने कहाँ पर डाल दिया, कैपिटल अकाउंट यानी कि व्हीकल अकाउंट के अंदर। ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो 50,000 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया था। ठीक है, क्योंकि जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, इधर देखो मेरे पास, ध्यान समझो, आपके पास व्हीकल का कोई भी अमाउंट था, लेट्स से व्हीकल की जो कॉस्ट थी वो थी X रुपीज़। ठीक है, उसमें आपने रिपेयर के खर्चे भी जोड़ लिए थे, कितने जोड़े थे, 50,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया खर्चा आपका, X प्लस 50,000 रुपीज़। तो जब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया होगा, तो डेप्रिसिएशन इस पे भी तो कैलकुलेट किया होगा 50,000 पे, जबकि इस पे करना ही नहीं था, है कि नहीं। इस 50,000 पे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता ही नहीं है, क्योंकि ये खर्चा कहाँ का था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो 50,000 पे डेप्रिसिएशन कितना बनता है सर, 10% कितना हो गया, 5,000। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये 5,000 क्या होगा, कि ये खर्चा था और आपने, ये खर्चा नहीं था और आपने कर दिया था, यानी इस खर्चे को क्या कर देंगे, ऐड बैक करेंगे, और प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें होंगी,
इस 55,000 में एक तो 50,000 का खर्चा होगा जो कि माइनस होगा, और एक 5,000 क्या होगा, प्लस होगा। तो आप चाहे तो नेट कर सकते हो कितना, 45,000 माइनस। ठीक है, समझ में आया। 50,000 माइनस क्यों किया, क्योंकि ये खर्चा किसका था, रिपेयर का। रिपेयर आप खर्चा कहाँ डालते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्योंकि आपने उस रिपेयर पे क्या क्लेम कर लिया, डेप्रिसिएशन, जो कि आपको क्लेम करना नहीं था, इसलिए वो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, वापस एड बैक, वो खर्चा था ही नहीं बिजनेस का। ठीक है, ओके। अब देखो 5,000 का डेप्रिसिएशन 2018 में क्लेम हुआ, अब यही 5,000 का डेप्रिसिएशन आपने 2019 में भी क्लेम किया होगा, क्योंकि ये तो खर्चा ऑलरेडी रिपेयर्स के अंदर पड़ा होगा ना, प्रॉफिट लॉस उसमें, व्हीकल्स में। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो हर साल क्लेम होता है ना, तो अगर आपने 2018 में 5,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो 2019 में भी होगा, तो यहाँ पर भी 5,000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों साल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो हर साल कैलकुलेट होता है, और आपने ये गलती ध्यान ही नहीं दी है। ठीक है, तो अब करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट फटाफट से। कितना आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, सर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका, ये आएगा 60,000। ठीक है, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 1 लाख माइनस का, और ये आ जाएगा 1,50,000। टोटल कर ले सर, टोटल आ जाएगा 2,30,000 टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है भाई, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकाले यहाँ पे गुडविल। यस सर, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है सर, गुडविल कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना होता है सर, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है सर, टोटल प्रॉफिट है अपना 2,30,000 और ईयर है अपना 4। करें डिवाइड इसको सर, ये आ जाएगा आपका 57,500 एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट समझ में आपको कितना आ गया, 57,500। उसके बाद आप क्या निकाल लोगे, गुडविल। बहुत सिंपल है, क्या फॉर्मूला होता है सर, 57,500 दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि कितना था 2, तो ये आ जाएगा आपका 1,15,000। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इफ़ किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो दैट्स इज विद दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली क्लास में, जहाँ हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में, और वेटेड एवरेज से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे मेथड को डील करेंगे जल्दी जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।